लक बाय चांस रहेगा और ये एब्सोल्युटली लॉटरी टिकट जैसा है। देखिए, जिसका लक हो उसको मिलेगा, जिसका लक हो उसको मिलेगा। अलॉटमेंट पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, आजकल लोग हवन करा रहे हैं आईपीओ के एलोकेशन के लिए। बट ये मैं पढ़ रहा था आज, मैं सुबह इस पर एक रील भी बनाई थी कि इसमें इशू क्या है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, वैसे 58,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप अपर बैंड पर है, बट उसको तो कोई रेलेवेंस नहीं है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर अगर ये कंपनी लिस्ट होगी, सामने आपके LIC हाउसिंग फाइनेंस 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, उससे 3 गुना AUM पर। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर AUM 31% की कैगर दिखा रहा है बजाज फाइनेंस के केस, हाउसिंग फाइनेंस के केस में, और उधर 6%। और निम का भी फ़र्क है, और बजाज फाइनेंस की कंपनी है, तो इसके लिए देखिए बहुत पैसा बना के दिया उसने, तो लोगों को वो एक हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड रहेगा। खैर एनीवे, इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले एक बार ज़रा मार्केट की बात कर लेते हैं। और मार्केट में एक चीज़ क्लियर है आज की, एक ऑप्शन राइटर्स का दिन आज, टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे। हर्षदा, बाजार पहले सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है। सुबह पहले सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, दोपहर में पहले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। पहले लो से बाइंग आई, फिर हाई पे सेलिंग आई। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में भी दिखाई देगी। बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा दीजिए इंट्राडे, दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पर। और दोनों लेवल्स के जो ऑप्शंस हैं, पुट्स और कॉल्स, वहाँ पर काफ़ी प्रीमियम में रिडक्शन आया। तो हायर लेवल्स पर क्लियर कट प्रॉफिट टेकिंग है। और इसका मतलब क्या है, आप मिड और स्मॉल कैप में रहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर है, हालांकि अब थोड़ा नीचे आ गया, ये 0.3 रह गया। जब मैंने ये ग्राफिक्स भेजे थे तो 0.6% ऊपर था, अब 0.3 रह गया, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग आई है। लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म तो खैर कर ही रहा है। बाकी देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। अनुज, आफ्टरनून, ये जो आपने मेंशन किया ओपनिंग में कि ऑप्शंस राइटर ने अपना काम किया है निफ्टी बैंक में स्पेशली, उसे संकेत क्या पड़ना चाहिए? जिस तरह के दायरे में आज हम दिन भर कारोबार कर रहे हैं, जो आप भी इस समय मेंशन कर रहे थे, अगला ट्रेड किस तरफ बैठता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये एकदम डार्ट फेंकने जैसा है इस समय। आज सुबह पहले सपोर्ट जोन में बाइंग उसने काम किया, लेकिन दिक्कत क्या आई, हायर लेवल पर मार्केट टिक नहीं पाया और हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और आज सुबह मैं और वीरू ये बात कर रहे थे कि ये जो लेवल्स थे दोनों, उसमें जब हम 10 का धंधा ट्रेड्स के बीच में थे, कि ये लेवल्स मेक और ब्रेक है, इनको अगर क्रॉस किया तो बड़ी रैली आएगी, लेकिन फिर नहीं क्रॉस कर पाए उसको। तो बेसिकली एक रेंज है हर्षदा, 24,950 से 25,150। 25,150 के अगर आप ऊपर निकले तो मुझे लग रहा है 25,300 पॉसिबल है स्क्रीन पर। 24,950 के नीचे फिसले तो 24,750 पॉसिबल है स्क्रीन पर। तो ये इस समय मार्केट में एक थोड़ी सी विडंबना है। लेकिन आज का दिन प्योरली ऑप्शन राइटर्स के नाम रहा। बैंक निफ्टी में सुबह ये बात हुई थी कि ऑप्शन रेंज को रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी है। एक बार सुबह लगा था कि शायद मार्केट तैयार था उसको क्रॉस करने के लिए। 51,420 तक जब हम गए थे, बस वो आखिरी के जो 80 पॉइंट थे ना, अगर वो क्रॉस हो जाते तो आपको बड़ी रैली देखने को मिलती। लेकिन वहीं पर फिर वो ऑप्शन राइटर्स ने आके ग्रिप संभाली। तो रेंज है यहाँ पर भी 51,040 से लेके 51,280। अब हम लोअर एंड पर आ गए हैं इस रेंज के, तो हो सकता है यहाँ पर बाइंग आ जाए, ये भी पॉसिबल है। 51,400 के ऊपर ही मोमेंटम आएगा, और 400 के ऊपर ही मतलब कि आप 500 ही मान लें, लेकिन अभी के लिए 51,400 के ऊपर। और 50,900 से 51,000, ये मुझे लग रहा है कि एक ऐसा जोन है जो नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पर बाइंग आ जाएगी नॉर्मली। तो मार्केट में एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि एक्सपायरी वाले दिन खासतौर से डे ट्रेंड देखकर कोई लॉन्ग टर्म पिक्चर सोचना, क्योंकि ये प्योरली एंड प्योरली ऑप्शन राइटर्स का गेम है इस मार्केट में। तो आज ऑफ कोर्स इंट्राडे मूव्स काफ़ी वाइल्ड रहते हैं, देखते हैं फाइनल क्लोजिंग किस तरफ आएगी। लेकिन वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिकली क्या पकड़ में आ रहा है? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। डिफ़िकल्ट है हर्षदा। हालांकि अगर मैं इस वक्त देखूं तो क्रूड और क्रूड से संबंधित जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो बर्जर पेंट्स हो, एशियन पेंट्स, उनके कन्विक्शन में, उनके मोमेंटम में कोई कमी नहीं है। एशियन पेंट्स चल रहा था, सुबह मैंने बर्जर पेंट्स पिक किया था। बर्जर पेंट्स पे नज़र रखिएगा। ऑलमोस्ट इस वक्त सितंबर 2023 के बाद, यानी करीब करीब 52 वीक हाई ये क्रॉस करने वाला है। मतलब मोमेंटम इस पर बन रहा है। नज़र रखिएगा 5.5% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पे। बट ये बहुत इजी पिकिंग थी, मतलब क्रूड गिरा है तो आपने इन स्टॉक्स को पिक कर लिया। इसके हट के उलट और क्या क्या अच्छा है इस सीरीज में? एक बैंक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आया था, दैट वाज आई थिंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार इस स्टॉक को स्क्रीन पे रखिएगा। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आज का जो OI एडिशन है और प्राइस बिहेवियर है
वो बेहद शानदार है। सुबह इसमें काफ़ी अच्छा खासा ओपन टेस्ट लॉन्ग साइड में बिल्डअप हुआ और अब वाइड शेड भी हो रहा है। दैट मीन्स अब फाइनली शॉर्ट कवरिंग, और ये शॉर्ट कवरिंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये काउंटर जो है वो एक क्रिटिकल मार्क पूरा मतलब काट रहा है। क्या बाइसेक्ट कर रहा है ये? इसने ऑलमोस्ट अपना जून 2024 का स्विंग हाई काट दिया और जनवरी 2024 में इसी पॉइंट से क्रैक हुआ था ये, और आज उसी को रीगेन करता हुआ। तो मैं अच्छी शॉर्ट कवरिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विजिबल है, एक इस पर नज़र रखेगा। एक हो गया एवी फैशन, हल्का सा बाजार हायर लेवल से क्रैक हुआ बट स्टिल ये स्टॉक अच्छा करता हुआ एक बार आपकी स्क्रीन पे आएगा। आदित्य बिरला फैशन 0.5% ऊपर, अगेन शॉर्ट कवरिंग है इस काउंटर में, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और बैकफुट पे जो स्टॉक नज़र आ रहा है इस वक्त और पॉसिबली जो शॉर्ट का कैंडिडेट बन सकता है ऑटो में, एक बार जरा आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेन को देखिए। काफ़ी बड़े अंतराल के बाद ये स्टॉक अपना 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ रहा है। आज इस स्टॉक में काफ़ी शॉर्ट्स जुड़े हैं, 6 लाख शेयर जुड़े हैं। तो नज़र रखिएगा 1% ओआई बिल्डअप हुआ शॉर्टिंग इन स्टॉक्स में अशोक लेन में देखने को मिली है। बिल्कुल। मीनवाइल अच्छा हर्षदा के पास जाएं, इससे पहले एक बार निफ्टी लेकर आइए, एकदम से इंटरडे में निफ्टी लेकर आइए एक बार, 63 पॉइंट नीचे आया और अब वो उस जोन में एकदम से कोलैप्स आया मार्केट में। 24,950 का ध्यान रखिएगा, बहुत क्रूशल सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए वरना दिक्कत बढ़ेगी यहाँ पर। और जो स्टॉक्स मार्केट को डे लो पर लेकर आए उनमें सबसे ऊपर है रिलायंस। फिर से लगातार रिलायंस मार्केट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है और रिलायंस में कोलैप्स आया। लार्सन एंड ट्यूब्रो ये भी डे लो पर आया और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एकदम से कोलैप्स हुआ वो हैं टीसीएस में देखिए आप, एकदम से मोमेंटम डाउन साइड पर आया, टीसीएस डे लो पर आया। तो ये एक बार कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं निफ्टी का, क्योंकि ये एकदम से आया पिछले 10-15 मिनटों में मार्केट में जो मूव है। और टाटा मोटर्स अभी भी खैर नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है, लेकिन अब उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो और रिलायंस इन्होंने भी एंट्री मारी। तो देखते हैं हर्षदा, 24,950 इसका बचना जरूरी है थोड़ा सा, वरना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वहाँ से फिलहाल 19 पॉइंट दूर, तो वो लेवल क्रूशल रहेगा वॉच करने के लिए। अच्छा फटाफट से आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा वो सारे ट्रेड्स जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। अनुज मेंशन कर रहे थे टाटा मोटर्स एक बड़ा एक्सीडेंट है आज का, 5% का नुकसान। 976 आज ही आ गया, याद रखिएगा 825 के आसपास यूबीएस का टारगेट है। ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनटीपीसीएल दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव है। आरती इंडस्ट्रीज बिखर रहा है। एमजीएल, समर्दन मदरसन लगभग 3% नीचे और यहाँ पर वो बीएमडब्ल्यू ने जो गाइडेंस कट किया उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। गुजरात गैस भी लड़खड़ाया है आज, करीब 2-2.25% का नुकसान। लेकिन तेज़ी में फार्मा काउंटर्स में सन फार्मा है। बजाज फाइनेंस खरीदारी के रुझान पकड़ चुका है। एशियन पेंट, बजाज ऑटो, ये कुछ तेज़ी वाले काउंटर्स हैं। मिड कैप में भी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स दिखेंगे। कमिंस हो, डिक्सन हो, पेज इंडस्ट्रीज आज सरप्राइजिंगली टॉप परफॉर्मर है वायदे का। सरप्राइजिंगली कह रही हूँ क्योंकि हैवी टिकट साइज का काउंट है। 42,000 वाला स्टॉक 4-5% भागा है और बर्जर पेंट्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इस मार्केट में। और आज के दिन फंडामेंटल्स पर जोरजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह है। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, चंदन तापड़िया, आशीष बहेती, अमित सेठ, कविता जैन और सोनी पटनायक से बात होगी। कैबिनेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फैसला होने की पूरी तैयारी है। कुछ ही देर में लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से वो खबर भी कह रहे थे कि बड़ा ऐलान इधर आएगा, वो फेम 3 पॉसिबली आज पास हो सकती है। इसके साथ ही सीएट ने तमिलनाडु प्लांट में दरअसल रेडियर टायर का प्रोडक्शन शुरू किया है, तो उस पर एक क्विक टेक लेंगे कंपनी के सीएफओ से। आगे फिर बात होगी 2:30 बजे के आसपास यतिन से। कच्चे तेल में गिरावट, नॉर्मली सब लोग कहते हैं ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए नेगेटिव है, लेकिन इन पर ज़्यादा असर क्यों नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो आपके लिए पेश करेंगे। 2:45 पर हॉर्मस को जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि जेफरीज का फोकस क्या है, कौन से स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। मार्केट बिग वॉइस में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के को सीआईओ और हेड ऑफ इक्विटी हरीश कृष्णन हमारे साथ देंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा 3 बजे के बाद बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्लोजिंग की रणनीति और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ तैयार हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, आपके समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून भैया, मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है इन्फो एज। ऑलरेडी 3% अप है, अराउंड 2.85%। ट्रेड कर रहा है 7691 पर, टॉप होगा 7650।
इसको मैं स्पिल ओवर की तरह ले रहा हूँ कल और परसों तक ले। जो टेक्निकल टारगेट्स हैं लॉजिकल नियर टर्म में वो करीब 8,000 के, तो मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए 1-2 दिनों में। 8,000 तक के लेवल्स गावा साहब कह रहे हैं इन्फो एज में आते दिखाई देंगे। कविता जी आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मुझे लग रहा है स्टील में कुछ प्रेशर आते हुए दिख रहा है पिछले 15-20 मिनट से। हम अगर देखें तो मेटल्स में मुझे लग रहा है नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 170 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 168, 165 आप नेशनल एल्यूमिनियम पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करें। 174 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, आशीष बहती मौजूद है इस वक्त अब इस पैनल में। आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2 दिन में हल्का सा प्रॉफिट देखने मिला। स्टॉक 10 ने वहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक देने के लिए तैयार हो रहा है, तो 5250 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है 5400 और 5500 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय वॉलेटाइल मार्केट में मैं डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे आईटीसी का स्ट्रक्चर बेहतरीन लग रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, लगभग 500 और 510 के लेवल पे काफी दिनों से। 510 का एक हर्डल था जो कंटिन्यूअसली क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली इसने क्रॉस कर लिया है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 510 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 525। ओके, तो ये आपके लिए आईटीसी एक कॉन्ट्रा ट्रेड बाय साइड का ट्रेड है। सोनी आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा बाय यहाँ पे रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, 1527 चल रहा है, उसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1510। पहला टारगेट है 1560, दूसरा टारगेट रहेगा 1575। यहाँ पे एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट देखने को मिला है 1520 के ऊपर, काफी स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर रहा है। चार्ट्स पे भी अच्छा ब्रेकआउट आया है, पॉजिटिव व्यू बन रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 1570 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। और ये कुछ कोई कॉल भी है मैम इस पे? आई मीन 1526 पे इट्स ऑल टाइम हाई, कोई कॉल ऑप्शन इस पे ले सकते हैं क्या? जी जरूर, यहाँ पे हम देखेंगे तो 1540 की कॉल ऑप्शन जो कि 20 रुपए 50 करेंटली यहाँ पे चल रहा है, वो लेवल पे बाय कर सकते हैं। 14 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है पहला 28, उसके ऊपर सस्टेन करेगा 36 और 38 के भी टारगेट्स वहां पे नजर आ सकते हैं। सो फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं, 1540 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, 1540 की कॉल ऑप्शन मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बाजार थोड़ा सा यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल सा है, वोलेटिलिटी काफ़ी है। फ्यूचर्स अमूमन अगर आप देखें तो शायद डिप्स अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो क्योंकि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है ये एट 1526.40 ऑल टाइम हाई फॉर यूएसएल। अच्छा, अगर मैं इंडेक्सेस को देखूँ तो निफ्टी नेक्स्ट 50 करीब 200 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा अगर आप देखें तो जुझारूपन है कायम इसमें 59,120 पे, निफ्टी 88 अंक नीचे, निफ्टी आईटी इस वक्त 35 अंक नीचे, यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फिर भी निफ्टी आईटी के लिए दिन काफ़ी स्टेबल है। सुबह सुबह हमने इसमें पुल बैक भी देखा था अनुज, क्योंकि आज हमारे पास सुबह अगर कुछ पॉजिटिव था तो वो था क्रूड, और कुछ समय से टर्बुलेंस यूएस मार्केट में भी रही है, लेकिन नैस्डैक का प्राइस परफॉर्मेंस कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ऑल्दो हम हमेशा इसको बिल्कुल कोरिलेट करके नहीं देखते, बट स्टिल आईटी को कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त? ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी जहाँ पर ये बैठा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल वीरू, देखिए जो आखिरी के 1 घंटे में डिक्लाइन आई है उसका कारण मेनली है जो आज हमारी सुबह भी बात हो रही थी कि आज जो सुबह प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी और मैं और हर्षिता मेकअप रूम में थे जब वो डिबेट हो रही थी, तो इसमें अब देखिए अगर आप अपने बायसेस हटा दें तो एक चीज़ क्लियर थी कि ये डिबेट कमला हैरिस ने जीती, और यही वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं उनके जो पोल्स वगैरह हैं उसमें भी निकल कर आ रहा है कि 60 से 70% लोगों का मानना है कि ये डिबेट कमला हैरिस ने जीती। अब अगर ऐसा है तो एक अजम्पशन है, ये सिर्फ अजम्पशन है कि मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा, क्योंकि मार्केट चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए, क्योंकि वो मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल माने जाते हैं, तो इसके लिए कंपेयर टू कमला हैरिस। तो ये एक अजम्पशन है कि क्योंकि ये हुआ इसके लिए आज शाम को यूएस मार्केट करेगा, और क्योंकि आज शाम को यूएस मार्केट करेगा तो इसके लिए कल सुबह एक गैप डाउन होगा
और अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो उसको शायद नैस्डैक लीड करके। बहुत लंबी अजम्पशंस हैं वीरू, हो सकता है ऐसा हो जाए। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा होगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि फ्रैंकली मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उससे यहाँ के आईटी कंपनियों को उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रेडिंग के कभी कभी एक आध मूव इधर उधर आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप हर मूव को पकड़ें। ये कई लोग जो सोचते हैं कि मैं बस कल का पहला मूव पकड़ लूँ, ज़रूरी नहीं है। आप कल मूव आ जाने दीजिए, उसके बाद एक व्यू ले लीजिए, तब भी अच्छी ट्रेड बन सकते हैं। और मिड कैप आईटी में तो मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम है, जैसे कोफोज, परसिस्टेंट, इस तरीके के स्टॉक्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर तो हर डिप पर आपको यूज़ करना चाहिए उस मौके को। अनुज, लेकिन ये जो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे थे ना, ये फियर मॉन्गरी मार्केट में काफ़ी जोर पकड़ने लगी है। क्योंकि आज सुबह में मुझे 11 बजे के शो के लिए मैं एंटर हुई थी तो मुझे फ़ोन आया कि अगर कमला हैरिस आ जाती है, क्या हमको अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में क्या बिकवाली आ जाएगी। क्योंकि वो नैरेटिव ऐसा ही सेट किया जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया, मार्केट्स ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, रीसेंट पास्ट में मार्केट्स वैसे भी अटके हुए हैं। तो वो ना फियर मॉन्गरिंग मार्केट में काफ़ी चल रही है और भारत में बैठे म्यूचुअल फंड ट्रेडर्स के सर बुखार चढ़ने लगा है। ऐसा है मार्केट का, स्टॉक मार्केट का खास तौर से पॉलिटिक्स को लेकर ना जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बेकार है। मैं 2004 में मुझे याद है जब वाजपेयी सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी विद लेफ्ट सपोर्ट, मार्केट ने डाउन सर्किट लगा दिया था और उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट हुई थी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार वापस आई थी तब मार्केट ने अपर सर्किट लगा दिया था, क्योंकि तब लेफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और उसके बाद अगले 4 से 5 साल एक बहुत ही ख़राब बेयर मार्केट हमने देखे थे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या होता है ना, हमको सबको शॉर्ट टर्म में थोड़े नॉइजेस, थोड़े से एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसके लिए ये सब होता है, वरना मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैंकली इफ यू आस्क मी। लॉन्ग टर्म में सब चंगा सी, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, इस बीच क्योंकि आईटी का जिक्र हुआ है तो मिड कैप आईटी वाले प्लेस आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एक स्टॉक जो हम कल बार बार चर्चा में ला भी रहे थे वो कोफोर्ज था। स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज़ वो काउंटर। आज ऑफ कोर्स हमने देखा है ओएफएसएस में एक फॉलो थ्रू देखने को मिला। कोफोर्ज बहुत माइल्ड गेन्स दिखा रहा है। इन्फो एज जैसे काउंटर ज़्यादा हरकत में आते हुए दिखाई दिए हैं। आशीष बहेती, आपका रुझान क्या है इन मिड कैप आईटी में? कहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटी पकड़ी है? क्योंकि आज देखिए ओएफएसएस में एक्शन, आपका परसिस्टेंट डिसेंट परफॉर्मर रहा है। कल का आउट परफॉर्मर कोफोर्ज 26 रुपए के गेंस अभी भी आपको दे रहा है। जी हर्षिता मैम, इनफैक्ट परसिस्टेंट और कोफोर्ज तो टॉप पिक रही है और जिस हिसाब से परसिस्टेंट में चार्ट सेटअप बन रहा है, हमें लग रहा है बहुत अच्छे से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। इन लेवल्स पे भी आज भी इसने एक फ्रेश हाई अटेम्प्ट किया, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिली है, लेकिन कोई डिप आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी कोफोर्ज में। और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 50 to 50 5250 के एक एसएल से बने रहे, जिनके पास भी लॉन्ग है। मुझे लगता है इसमें 5450 तक का जोन देखने मिल सकता है। कोफोर्ज में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज इंट्राडे में देखने मिली है, लेकिन कोई डिप आ रही है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 6700 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कोफोर्ज में भी 6900 तक का प्राइस देखने मिल सकता है। ओके, अच्छा एक बार स्टॉक रखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। नॉर्मली इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ क्यों हम इस स्टॉक को दिखा रहे हैं यहाँ पर। करीब 3.25% ऊपर, और CNBC आवाज़ पर करीब 15 मिनट पहले आपने वो फ्लैश देखा होगा कि आज शाम को जो 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें एजेंडा क्या है। और उसमें जो एक फोकस था EV बसेस को लेकर। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए, पूरे एजेंडा को समझने के लिए लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या है एग्जैक्ट खबर? देखिए, चूँकि आपने शुरुआत ई बस से करी तो मैं ई बस से शुरुआत करूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2 बड़े प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। एक जो प्रस्ताव है वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस खरीदे जाने का। उस पर सरकार जो है ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मंजूरी देने जा रही है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है इलेक्ट्रिक बस खरीद सके शहरों में चलाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस प्रस्ताव को यहाँ मंजूरी मिलने की संभावना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जिसको हम लोग फेम 3 कह रहे थे। वो फेम 3 जो है PM ई ड्राइव स्कीम के नाम से लॉन्च की जाएगी और इसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है कैबिनेट में। और इस पर 10,000
900 करोड़ रुपए, करीब 11,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का प्रस्ताव है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो सब्सिडी दी जाएगी इसमें अलग अलग हिस्से बांटे गए हैं। मिसाल के तौर पर 2 व्हीलर को पैसा दिया जाएगा 24.79 लाख, 3 व्हीलर को दिया जाएगा 3.16 लाख, इसी तरीके से ई एम्बुलेंस के लिए दिया जाएगा, इसमें ई बस सपोर्ट को भी दिया जाएगा इस सब्सिडी। तो ये फेम 3 जो है पीएम ई बस सेवा के नाम से, ई ड्राइव के नाम से लॉन्च होने जा रही है, इसको मंजूरी मिलने की संभावना। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलेगी ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। और एक आखिरी प्रस्ताव वह है कि जो 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको भी आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा, यानी उनको ज़्यादा मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल पाएगी। ओके, तो कई बड़ी चीज़ें की चीज़ें, एक तो लास्ट चीज़ जो लक्ष्मण कह रहे थे कि 70 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को भी आयुष्मान भारत वाली स्कीम में जगह मिलेगी, वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ई बस सेवा अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और जो अनुज मेंशन कर रहे थे ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये तीनों स्टॉक्स आप स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि इन्हीं के हाथ सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते दिखाई दिए हैं। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स अपने अलग कारणों की वजह से दबाव में रहा है। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, ये ई बस प्ले में आपकी क्या राय है? क्या मौका है अशोक लेलैंड में पोजीशन लेने का 241 के आसपास, या फिर टाटा मोटर्स जो आज अलग कारणों की वजह से टूट रहा है, जिसकी भी ई बस में एक बड़ी भूमिका आगे रहेगी? धन्यवाद दर्शिता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो राज्य परिवहन निगम की तरफ से पहले भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जिसका अभी जिक्र अनुज भाई कर रहे थे, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को अवश्य होगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबा चौड़ा रिप्लेसमेंट डिमांड है जो काफी लंबे समय तक चलेगा और इनके ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बुनियादी तर्क के आधार पर तीनों ही कंपनियों पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड खरीदारी की राय है। और न सिर्फ राज्य परिवहन निगम के तरफ से, लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि स्कूल बस या फ्लीट बस वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, उनके तरफ से भी अगर आप देखने जाए तो निरंतर मांग बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये टिप्पणी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के मैनेजमेंट ने खुद ने करी थी और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की मैनेजमेंट ने ये भी बताया था कि ये कुछ इन हाउस बैटरी के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि कम समय में पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी और वो जो चार्ज होगा बैटरी का वो लंबे समय तक यानी कि लॉन्ग रेंज तक चलेगा। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत बड़ा मूव है। जी हाँ, बड़ा मूव है। और इसका ना ये जो पॉइंट है जहाँ से ये खबर के बाद इसने इजेक्ट किया है वो बहुत ही एक मीनिंगफुल और एक क्रिटिकल पॉइंट है। हमें जी अगर आप इस चार्ट पे कुछ व्याख्या और कुछ कमेंट कर पाएँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। इसका शुरू हुआ फेब 2023 में, फ्रॉम आई थिंक 400 से इसने मूव दिया करीब 2200 रुपये तक का। अब एक कूलिंग ऑफ की ज़रूरत थी हमको और कूलिंग ऑफ हुई करीब करीब 1610 तक, जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। प्लीज़ ड्रॉ कर दीजिएगा इसके लॉन्गर टर्म चार्ट पे। क्या ये एक इन्वेस्टर के लिए एक पिक पॉइंट अच्छा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में? अमित जी। जी वीरेंद्र जी, इनिशियली अगर ये चार्ट स्टडी करें तो देखा जा रहा है कि ये जो लेवल लगभग 1550-1600 के आसपास, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें वीकली मंथली चार्ट्स में, तो स्टॉक बराबर यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। करंट सिनेरियो की बात करें तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ डबल बॉटम इन प्लेस। लगभग 1630 का प्राइस है, स्टॉक अपने 50 डे में अप्रोच कर रहा है। तो फिलहाल तो मोमेंटम है, बट फर्दर मोमेंटम तब आएगा जब ये 50 डे में अपना क्रॉस कर लेगा। अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1580 एंड प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ 1675 टू 1700। ओके, ओलेक्ट्रा ग्रीन में करीब 4% तक के गेन्स, मोमेंटम है, आप इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच बीएल आपकी स्क्रीन पर 1155 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ, वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 1-1.5% तक की तेजी यहाँ पर बनती दिखाई दी है। इस पर एक क्विक टेक चेक लेंगे और फिर बात करेंगे सीएट के मैनेजमेंट से। कॉर्पोरेट स्कैन में आज उनसे रूबरू हम हो रहे हैं। बीएल, गाबा जी, खबर आते ही स्टॉक अब 290 के लेवल्स पर आ चुका है और काफ़ी अरसा हुआ इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं, नहीं किए हैं। तो आप आज का मूव क्या कुछ सिग्नल दे रहा है? बिल्कुल लेना चाहिए, लेने लायक है, सेटअप सही है, ये जगह भी अच्छी है। ट्रेड कर रहा है 290, स्टॉप लगेगा 287, सिर्फ 3 रुपए का बीएल। अपसाइड टारगेट का 300 के नजर आते हैं। अगर ये स्पिल ओवर बन जाता है कल तक तो भी चलेगा, लेकिन बीएल अच्छा लगता है, इवन एस बीटीएसटी। बीटीएसटी ट्रेड भी रहेगा, अच्छा लगता है, तेजी में है,
लेकिन इसके साथ आप कोची शिपयार्ड का भी शेयर दिखाइएगा, क्योंकि कोची शिपयार्ड के लिए की तरफ से ही दरअसल इनके हाथ वो ऑर्डर लगता हुआ। कोची शांत है, लेकिन BEL के स्टॉक में अब हम देख रहे हैं 1.1% से ज़्यादा की तेज़ी बन रही है। चलिए रुख करते हैं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, जहां पर आज हम बात करेंगे सीएट लिमिटेड से। कंपनी ने तमिलनाडु में दरअसल ट्रक और बस रेडियल टायर का उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे पहले कुछ हफ्ते पहले हमने बात की थी कंपनी से, जब रबर कीमतों के दाम में कुछ कमी देखने को मिली थी। एक और पॉजिटिव ये है कि कच्चे तेल में भी हमने देखा एक अच्छा खासा स्लाइड। तो क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे इस सब पर? कंपनी के CFO कुमार सुबैया हमारे साथ है। मिस्टर सुबैया, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो बड़ा डेवलपमेंट आपकी जो आपने प्रोडक्शन शुरू की है उस पर मैं आऊँगी, लेकिन गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग, ये जो कच्चे तेल में हमने देखा है $70 के आसपास ब्रेंट के भाव, इसके क्या इम्प्लीकेशंस पड़ते हैं सीएट जैसे प्लेयर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ मार्जिन? रॉ मटेरियल कॉस्ट में इतनी कमी आना, हाउ वुड इट ट्रांसलेट? नो, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये अच्छी खबर है। क्रूड ने अभी $70 की नीचे भी थोड़ा टाइम गया था कल, लेकिन अभी $70 रेंज में है। आपको पता है नेचुरल रबर का प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गया है लास्ट 6 महीने में। अभी करंटली इन द लोकल मार्केट इज अराउंड ₹230 per kg. Crude at $70 should lead to some drop in crude derivatives, and then the final product like carbon black, caprolactam influencing fabric prices, and also synthetic rubber. So over the next 2 months time, we expect crude derivatives and the product prices to come down. So it's a good news from our point of view. Impact of it अभी हमको पता नहीं है, लेकिन पता चलेगा और 1-2 हफ्ते में whether the derivative prices are moving in line with crude. Okay, Mr. Subbiya, good afternoon. तो थोड़ा रबर कॉस्ट भी कम हुए, थोड़ा क्रूड कॉस्ट भी कम हुए। क्या जो प्रेशर चल रहा था आपके मार्जिन्स के ऊपर, वो कुछ हद तक हर्षिता ने पूछ लिया है, लेकिन क्या वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा अगले कुछ क्वार्टर्स में? ना, ये इस क्वार्टर में नहीं होगा, इसलिए क्रूड का इम्पैक्ट ऑन क्रूड डेरिवेटिव्स जनरली 1 to 2 months लगता है, लेकिन रबर प्राइसेस स्टिल 230, तो इट रीच ₹250 per kg couple of weeks back. It's hovering at 230. We expect rubber prices to come down. One of the reasons for increase in the local rubber prices was also because imported natural rubber was not coming into the country. So the availability of imported rubber has improved as the transit time from Southeast Asia to India has come down. So it is important for us to take some price increase to mitigate the impact, because even in the पहले क्वार्टर में भी हमारा रॉ मटेरियल प्राइसेस 4 गुना ज़्यादा हुआ था, इसलिए हम ये मिक्स होगा, प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके अलावा रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ओवरऑल मार्जिन का इम्पैक्ट। वही सुबैया जी, जो क्योंकि सितंबर में आपका एक प्राइस हाइक ड्यू था, कितना प्राइस हाइक करेंगे अक्रॉस द ऑल सेगमेंट्स? नो, अभी भी चल रहा है, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। So far, since beginning, we have taken price increase in the replacement market to the range of about 2-2.5%. Some more increases are being planned. Hopefully, we are able to implement it in the September. But as of now, it's in the pipeline. We hope to roll out the price increase soon. ओके, अच्छा मिस्टर सुबैया, क्योंकि आज हम आपके वो तमिलनाडु प्लांट में जो प्रोडक्शन शुरू है उसको लेके बात कर रहे हैं, सिंस वी आर एक्सपेंडिंग, मैं आपके जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उससे बात करना चाहूँगा। आपने पिछले कुछ समय में अपने टच पॉइंट्स को बढ़ाने का काफ़ी पे काम किया है। एग्जैक्टली इसका काउंट किया है, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल FY25 आपके टच पॉइंट्स कितने बढ़ जाएंगे? Distribution touch points, for depending on the categories. Across India, our distribution strategy is based on the population at each of the state, districts, towns, and villages accordingly. Our distribution touch point is approximately in the range of 4,000 to 5,000 across in terms of marking, including our dealer network, distributors network. So that is the range at which we are operating. So generally, we look at the size of the population of a particular area, and
look at our presence with respect to dealers, and then we keep working on increasing that. In case of passenger car category, we also have a strategy of having CEAT shoppies, which sells only CEAT tires. Currently, we are about 550 CEAT shoppies across India, and depending on our own understanding of requirement, demand versus our presence, we intend to take that up further. एक और पॉइंट मिस्टर सुबैया, अगर उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। आज सुबह में आपने भी खबर पढ़ी होगी, BMW हैज कट इट्स गाइडेंस ग्लोबली। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिक्रीज रहेगा डिलीवरीज में, जहां पर प्रीवियसली कह रहे थे स्लाइट इंक्रीज रहेगा। और ऑफ कोर्स EBITDA मार्जिन गाइडेंस इन्होंने काटा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी गाइडेंस काटा है। जब इस तरह का बड़ा प्लेयर गाइडेंस कट करता है, उसका क्या रिपल इफेक्ट इंडिया के बिजनेस आप जैसी कंपनियों पर भी आएगा? Considering you have a partnership with BMW, people prefer to use your tires with that car? See, as of now, we don't have a direct tie-up with BMW for supply of tires. In the replacement market, our tires get used. But overall demand from OEMs, particularly from passenger car, has been little on the slower side. Okay, if you really look at our own growth in Q1, our own growth in terms of OEMs is very low single digit, but in case of replacement and in international business, that is exports, we are able to grow in double digits. So there we are seeing some weakness in the passenger car segment from overall, and which has an impact on tires. I'm not able to comment whether BMW's global announcement has any implication, but overall in general, we see some slow offtake from OEMs with respect to tires. मिस्टर सुबैया, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो सीएट का मैनेजमेंट आपको कहता हुआ कि देखिए कच्चे तेल में जो गिरावट आई है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट आना समय लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं। 1.5% ऊपर ये काउंटर। पैसेंजर व्हीकल की स्लो डाउन की चिंता ऑफ कोर्स इन्होंने जाहिर की है। स्टॉक आपके सामने है। चलिए कुछ और काउंटर्स की बात करेंगे जहां पर इस घंटे दरअसल बड़ा एक्शन आता हुआ। अनुज, आप मेंशन कर रहे थे एल.एन.टी अचानक आप गौर करिएगा 1.5% नीचे आ चुका है, तो वहां पर प्रेशर क्लियरली और ज़्यादा बढ़ता हुआ। रिलायंस ऑफ कोर्स है कमज़ोरी की तरफ, लेकिन एल.एन.टी पूरी तरह से बिखरता हुआ। एल.एन.टी की गिरावट का एक कारण ये हो सकता है कि एल.एन.टी के बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा जो है ना हर्षिता, वो उनके हाइड्रोकार्बन बिजनेस से क्रूड, तो जब भी क्रूड में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो यहाँ पे झटका तो यहाँ पे एक झटका लगता है। ये भी एक कारण हो सकता है। प्लस मार्केट में थोड़ा तो एक्सपायरी के आसपास थोड़ा तो इंडेक्स मैनेजमेंट भी होती है, तो कोई ना कोई स्टॉक तो आप पकड़ेंगे ही। आज एल.एन.टी की बारी है, कल किसी और की बारी हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो कच्चे तेल का साज हमने छेड़ ही दिया है और उस पर हम सीएट के मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे, हमारे साथ अब यतिन स्टूडियो में जुड़ गए हैं और यतिन से समझेंगे कि कच्चे तेल में जो $70 उसके नीचे के भाव देखने को मिले, इसका सीधा इम्प्लीकेशन ONGC ऑयल इंडिया पर आता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद इन पर इतना बुरा असर ना पड़े। यतिन बताइए क्या कहा जा रहा है? तो हर्षिता देखिए, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्रूड में आप एक अप डाउन देख रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन के चलते क्रूड ऑयल में प्रेशर है। पिछले कुछ दिनों में $80, फिर 75, अब $70 प्रति बैरल के नीचे आपको क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जाता हुआ नज़र पड़ा है। ऑब्वियसली जो ONGC और ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं, यहाँ से आपको पीक से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। 5 से 7% औसत दोनों स्टॉक्स पीक से अभी रिसेंट हाई से गिरे हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि बहुत चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का, वो लगभग $70 प्रति बैरल के हिसाब से ही है। यूएस में जो शेल गैस का उत्पादन होता है या नए जो डिस्कवरीज हो रही हैं डीप वाटर में, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हाल में लगता नहीं है कि क्रूड बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे गिरे। एक बात ये हुई। दूसरी बात कि जो ओपेक प्लस जो काउंसिल है, जो देशों का समूह है जो क्रूड ऑयल का कार्टेल माना जाता है, इनका भी जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ का शेड्यूल था, इन्होंने डिफ़र कर दिया 2.5 महीने के अंतराल से। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं सप्लाई पे आपको एक राहत मिलती नज़र पड़ेगी। ओवर सप्लाई की कंडीशन नहीं बनेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है, वो है सरकार की नई पॉलिसी, जहां जो नए फील्ड्स हैं और जो एडिशनल प्रोडक्शन ONGC और ऑयल इंडिया ने टारगेट किया है, अगर वो हासिल हो जाता है
तो इनके जो मार्जिनल गैस और ऑयल ब्लॉक्स हैं, इनके प्रोडक्शन पे 20% तक इनको इंसेंटिव मिलेगा बाजार मूल्यों के मुकाबले। तो इस हिसाब से जो इंक्रीमेंटल कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, इनमें मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं प्रभुदास लीलाधर को भी यही लगता है कि $75-80 की जो रेंज है क्रूड ऑयल की, ये अब लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास हो जाएगी। और वॉल्यूम की बात करें तो अगले वित्त वर्ष में ONGC की जो वॉल्यूम है गैस सेगमेंट से, वो लगभग 7% बढ़ेगी। और अगर हम ऑयल इंडिया की बात करें तो 16% से ये CAGR से बढ़ने की उम्मीद है गैस का प्रोडक्शन। तो अच्छा गैस प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे एक टेलविंड रह सकता है अर्निंग्स को। और दोनों ही स्टॉक्स पे उनकी खरीदारी की सलाह है। ONGC पे उनका टारगेट है 330 रुपये के आसपास, और ऑयल इंडिया पे 786 के टारगेट के साथ वो खरीदारी की सलाह दे। ओके, तो ये इस समय ONGC और ऑयल इंडिया पर व्यू। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। ONGC पर क्या व्यू है, क्योंकि एक 340 तक गया था ये स्टॉक, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद इस स्टॉक में लगातार गिरावट है और 340 से अब 290, तो अच्छी खासी करेक्शन, करीब 15% की। आपको भी शुभ दिन अनुज जी हमारे तरफ से। तो 330-340 तक के लक्ष्यांक हमारे भी है ONGC पर। और मेरे ख्याल से जो अभी यतिन बता रहे थे, अगर जल्द समय में और पहली तारीख पर अगर ये उत्पादन हो जाता है शुरू, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फायदा न तो सिर्फ इन सब कंपनियों का जैसे ऑयल इंडिया, ONGC वगैरह, बल्कि हमारा जो ऑयल पूल डेफिसिट अकाउंट है, वहां पर भी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा असर आएगा, क्योंकि कच्चे तेल के दाम भी निचले स्तर पर चल रहे हैं। तो अगर है निवेश आपका तो बने रहे ONGC में, ऑयल इंडिया में, इंक्लूडिंग गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुज भाई, इस पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। जी हाँ, इस वक्त गेल पे ये व्यू आपका। मीनवाइल निफ्टी फर्दर स्लिप करता हुआ अब हम 24941 डे लो की ट्रैजेक्टरी में आ चुके हैं। इवन जिनके पास एडवांटेज था सुबह सुबह, वो भी क्रैक होते वक्त इस वक्त क्रूड से संबंधित स्टॉक भी क्रैक हो रहे हैं। LNT क्रैक हो रहा है डे लो की तरफ आता हुआ। और कौन कौन से काउंटर्स में इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है, एक बार ज़रा लेके स्क्रीन पे आइएगा कॉनकोर को। एक बार कॉनकोर को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं पिछले कुछ देर से देख रहा हूँ कि शॉर्टिंग काफ़ी हो रही है। काउंटर डे लो पर 838 पर। यस, अब ये वो PSU स्पेस पे है जो कि अपनी एक बड़ी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर रहा है। फर्स्ट टाइम पोस्ट जून 2023 ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने जा रहा है, तोड़ने जा रहा है, वायलेट करने जा रहा है। सोनी जी, आपका टेक क्या होगा? क्योंकि लास्ट दो इंस्टेंसेस में, मतलब एक था वो मार्च 2021 और उसके बाद में मार्च 2024 और जून 2024, दोनों में ये इस एवरेज को होल्ड कर गया था। लेकिन इस बार डिसाइसिवली विद वॉल्यूम्स, विद हैवी शॉर्टिंग डेरिवेटिव्स क्रैक करता हुआ, आपका टेक कॉनकोर पे इस वक्त? वीरेंद्र जी, कॉनकोर आज हम देख सकते हैं 200 EMA को ब्रेक कर रहा है, सो थोड़ा सा पोजिशनली वीक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है 900 का जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करने के लिए डाउन आ सकता है। रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, 950 955 पे रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मुझे लगता है 955 स्टॉप लॉस के साथ इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। 939 रेट जो चल रहा है इसी पे कर सकते हैं। टारगेट मुझे लगता है 910 900 को एक बार टेस्ट करेगा। पोजिशनली वीक हो रहा है, 200 EMA को ब्रेक कर रहा है। ओके, चलिए, मार्केट काफ़ी वीक इस समय और रिलायंस पर बहुत प्रेशर आ रहा है। बहती जी, रिलायंस अब कहाँ तक जा सकता है? 2904, 3217 का इसका हाई था, तो मतलब पूरी 10%, एग्जैक्ट 10% की करेक्शन यहाँ पर पूरी हुई। और ये तो 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब अब इस समय। जी अनुज जी, इनफैक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 200 डेमा, और हमें लग रहा है कि शायद वहां पे जाके ये सस्टेन, ये जो गिरावट है वो थम जाएगी। और 2870 का जो जोन है, हमें लग रहा है मैक्स ये गिरावट वहां तक जा सकती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 200 डेमा। तो इसमें फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं है अभी। हमें लगता है कि शायद 200 डेमा पे एक लॉन्ग साइड ट्रेड बनाया जा सकता है इसमें। ओके, तो डिप पर एक आप कह रहे हैं खरीदारी का मौका ज़रूर बन रहा है, उसका फ़ायदा आप उठाएं। LNT पहले मेंशन कर रहे थे चार्ट्स पर, अगर सोनी आप इस पर नज़र डाल सके और बताइए 35-39 पर जो आया है, संभलने के आसार है या फिर और बिखरेगा? हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर
संभलना चाहिए तो इनफैक्ट 35-20 के सपोर्ट से ही संभलना चाहिए, बट उसको अगर ब्रेक करता है सो चांसेस है कि वो 3450 को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। चार्ट्स पे और डेरिवेटिव्स डेटा पे थोड़ा सा वीकनेस है, बहुत चांसेस है कि 3520 के सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, लाइकली वहीं पे मुझे लग रहा है, और 3450 के तरफ एक बार टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। ओके चलिए अब एक बार 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए आशीष बहती जी के पास जाएंगे, उसके बाद सोनी जी से डिस्कस करेंगे एफएनओ सुपरस्टार, थोड़ी देर में चंदन जोड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे चार्ट का चमत्कार लेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह हैं हमारे साथ। तो ये चार्ट ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए लाइंड अप होंगी। निफ्टी अभी भी डे लो के काफ़ी करीब। बैंक निफ्टी में क्या कोई मूव आ सकता है 3 PM से पहले? ये देखते हैं एक बार ज़रा, एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक इंट्राडे चार्ट आएगा स्क्रीन पर। एक स्टॉक जो अभी भी थोड़ा सा रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी के मेजर पेयर्स को। इस पर कोई व्यू अमित जी आपका कोटक पर? जी अनुज जी, कोटक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, जी स्टॉक ने एक अटेम्प्ट जरूर लिया था अपने 200 एमआ पे एक फॉलिंग चैनल से निकल के बाहर आने का, लगभग 1787 के आसपास। थोड़ा सा स्टेबल काउंटर है। जब तक 1770 जो कि इसका 200 एमआ इंटैक्ट है, आई थिंक स्टॉक स्टेबल है। 1770 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल ओवरऑल मार्केट वीक है, इसलिए बाय नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट स्ट्रक्चर इसका अभी भी पॉजिटिव है। जी कोटक महिंद्रा बैंक। और एक और चीज़, मतलब बाजार में सॉफ्टनेस है, हायर लेवल से हम लगभग 150 टूट चुके हैं, बट 2 स्टॉक्स को देखिए आप, जिसकी हमने सुबह भी चर्चा की थी, हेवल्स एंड वोल्टास, दोनों सुबह पैनल ने पिक भी किए थे। ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में। कुरांग ये वाकई एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन दोनों काउंटर्स में। ऑल टाइम हाई दोनों ही इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। प्लीज़ स्क्रीन पे पैरेलली रखिएगा। आप लोग अभी इसमें वाइट गुड सेगमेंट में क्या चेस कर रहे हैं, और इन दोनों में से प्रेफर्ड क्या है आपका? फिर मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर पे बात करूंगा इस पर। जी हाँ बिल्कुल। तो हाल फिलहाल तो खरीदारी की राय जो बरकरार हमने रखी है वीरेंद्र, वो वोल्टास पे है। इसके पहले जो राय थी वो ब्लू स्टार पे भी थी, हैवेल्स पे भी थी, वर्लपूल पे भी थी, लेकिन ये तीनों नामों पर क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी है, और खरीदारी की राय है फिलहाल में वोल्टास के ऊपर। और एक बात है वीरेंद्र, ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से मांग जो बढ़ रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर व्हाइट गुड अप्लायंसेस की, वो काफी ऊपर के मात्रा में जा सकती है। ओके अच्छा, एक बार अब चार्ट देखते हैं पॉलीकैब का। आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिल रहा है 20 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर। पहले इसने सपोर्ट लिया 50 डे मूविंग एवरेज पर, और आज 20 डे मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक पर विजिबल है। क्या ये स्टॉक अब फ्रेश हाइस की तरफ बढ़ सकता है? फ्रेश इसका प्रीवियस हाई 7300 के करीब था। इस पर कोई व्यू है क्या आपका सोनी जी, अगर आपने देखा हो पॉलीकैब का चार्ट तो? जी डेफिनेटली अनुज जी, कल पॉलीकैब हमने रेकमेंड किया था, आपके ओपनिंग पिक में हमने रेकमेंड किया था। हालांकि यहाँ पे टारगेट था 6850 6900, जो कि मुझे अभी भी इंटैक्ट लग रहा है। सो आई थिंक कंटिन्यू कीजिए। पोजिशनली भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सीरीज अगर हम प्ले करने जाएंगे तो मुझे लगता है 7000 एक काफी अच्छा टारगेट नजर आ रहा है, बट मोस्ट लाइकली अगर 2 मंथ्स का प्ले यहाँ पे लेंगे तब मुझे दिख रहा है कि वो 7300 लेवल को टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे पोजिशनल प्ले के लिए इसको होल्ड करके देख सकते हैं फॉर 7000 7300 टारगेट्स। ओके चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आशीष जी के पास एक सस्ता ऑप्शन के लिए। आशीष जी। अपोलो टायर की 525 की कॉल में खरीदारी की सलाह है। 9 रुपए के करीब चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और 12 रुपए का पहला टारगेट और 15 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर मैं चार्ट डिस्कस करूं तो एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाया अपोलो टायर ने, और जिस हिसाब से 200 डेमा पे 2 बार सपोर्ट लेकर अब मूव दे रहा है अपसाइड में, हमें लग रहा है यहाँ से भी इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। 525 की कॉल में खरीदारी की सलाह है। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए अपोलो टायर्स 525 की कॉल पर एक बाय साइड का कॉल आ रहा है। 9 रुपीज़ 55 पैसे के आसपास है। मोमेंटम यहाँ पर आता दिखाई देगा। सोनी एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, यहाँ पे हेवल्स रेकमेंड करना चाहेंगे। हम देख सकते हैं फ्यूचर्स में 1955-56 लेवल चल रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1930 स्टॉप लॉस के साथ
टारगेट यहाँ पे 2000 रहेगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है हेवल्स यहाँ पे, और 1920 सपोर्ट को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। सो मुझे लगता है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, कल परसों तक यहाँ पे 2000 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। ओके, हेवल्स अभी बातचीत हो रही थी इस पे, और ये सोनी जी ने पिक किया 1954 पे। चार का चमत्कार पिक करते हैं चंदन जी से। चंदन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल वीरू, देखें तो कहीं ना कहीं क्रूड बेनिफिशरी या फिर ईवी रिलेटेड नाम पे बाजार में फोकस करना पड़ेगा। और क्रूड बेनिफिशरी की बात करें तो मेरा फोकस रहेगा इंडिगो पे। इंडिगो में काफ़ी अच्छा प्राइस पैटर्न बना है, और कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे आप देखोगे एक पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट बन रहा है, यानी कि 2 वीक पहले एक बड़ा रनअप और पिछले लगभग 10 दिनों से कंसोलिडेटिव मूव, और इस कंसोलिडेटिव मूव में आज के दिन ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग के लिए काउंटर तैयार हो रहा है और पॉजिटिव सेटअप है, और कंजम्पशन प्लस क्रूड दोनों यहाँ पे ट्रिगर करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल देखें तो लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और ऑप्शंस की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, वो भी इंडिकेट करे कि अपसाइड के मूव बन रहे हैं। तो 4820 के स्टॉप लॉस से आपको इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 5080 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, चलिए अब गौरांग जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं? अनुज भाई, क्योंकि शुरुआत ऑटो क्षेत्र से हुई थी और आपने ही ऑटो क्षेत्र से शुरुआत की थी, तो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट कंपनी का शेयर है CIE ऑटोमोटिव। नतीजों को लेकर के सकारात्मक सा रुझान और जिस तरीके से अनुमानित टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की हैं स्थानीय रूप में और अंतर्राष्ट्रीय रूप में कारोबार को आगे बढ़ाने की, 675 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। CIE ऑटोमोटिव में एक मौका, गौरांग को पसंद है काउंटर बाय साइड का ट्रेड। चले सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रैप कर रही हूँ। ये पहला जो ट्रेड आया आशीष बहेती, अपोलो टायर्स 525 का कॉल इन्होंने सजेस्ट किया है, 955 पर है, 12 और 15 आपके लिए टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 6 पर आप जरूर नोट कीजिएगा। सोनी पटनायक को पसंद है हेवल्स, 2000 के लिए मौका तेजी का, 1930 स्टॉप लॉस। चंदन इनफैक्ट पिक कर रहे हैं एविएशन प्ले, इंटरग्लोब एविएशन 5080 टारगेट, 4820 स्टॉप लॉस है, स्टॉक 1.5% ऊपर है। और गौरांग को पसंद है CIE ऑटोमोटिव इंडिया, 675 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड इनकी तरफ से। ये है चार का चौका। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से। जब भारत की बात होती है तो FII ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। जेफरीज ने दरअसल एक इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव के साथ इसे पेश किया है। अब किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं, कहां पर अंडरवेट की राय आ रही है, किन स्टॉक्स पर क्लियरली इंटेंट है और तेजी का। हॉर्मस फाटक के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हॉर्मस बताइए क्या कह रहा है जेफरीज? एक बहुत दिलचस्प नोट आई है जेफरीज की तरफ से, जो उनके इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में उन्होंने जो बदलाव किए हैं उसमें एक बड़ा की टेक अवे ये है कि उन्होंने जो अपने अंडरवेट रिकमेंडेशंस हैं उनको दुगना कर दिया है। तो अब उनके पोर्टफोलियो में 28 बाय रिकमेंडेशंस है और 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर उनका अंडर परफॉर्म का रिकमेंडेशन है। तो ये अंडर परफॉर्म के रिकमेंडेशन को दुगना इसलिए किया है उन्होंने क्योंकि उनके नियर टर्म जो है, नियर टर्म में बाजार पर उनका नज़रिया थोड़ा सतर्क है, कॉशियस व्यू है उनका। इस लिहाज से उन्होंने अपने जो अंडर परफॉर्म रिकमेंडेशंस है उनको दुगना किया है। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जेफरीज की व्यूज़ है, जहां पर वो बुलिश है, जहां न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं। ओवरवेट में फाइनेंशियल्स है, टेलीकॉम सेक्टर पे जेफरीज ओवरवेट है, इस पे काफ़ी वाद विवाद चला है ब्रोकरेजेस के लिए। स्टेपल्स पे ये ओवरवेट है, इंडस्ट्रियल्स पे और यूटिलिटीज़ पे ये ओवरवेट है, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट में ये न्यूट्रल है, और IT और एनर्जी जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी चले हैं उन पर ये अंडरवेट है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इनके मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल हुए हैं नए इस बदलाव में, ITC एक ऐसा स्टॉक है जिसके इसमें उन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष में उनके FMCG रेवेन्यू में उनकी तेज़ी का अनुमान है, और उनके EPS में जो सालाना EPS कैगर है वो 10% से ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि उनके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कम है, पर उनके हिसाब से ये रीजनेबल उन्हें लगता है। और वैल्यूएशंस अगर देखें ITC के तो वो प्री कोविड हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस जो है उनके लाइन में ये चल रहे हैं। जाइडस लाइफ एक रिकमेंडेशन आया है जेफरीज की तरफ से, उनका कहना यह है कि US की जो उनकी पोटेंशियल पाइपलाइन है वो उनके पीयर्स के मुकाबले जाइडस लाइफ की काफ़ी अच्छी है, और
यूएस इसी पाइपलाइन की वजह से ये स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, और स्ट्रीट ने इस प्रोडक्ट पाइपलाइन को फैक्टर इन नहीं किया है अपने एस्टिमेट्स में, लिहाजा वो जाइडस लाइफ पर भी बुलिश है। एक और रिकमेंडेशन जो आई है बाय साइड पे जेफरीज की, वो इंडिगो है, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिगो अब एक ग्लोबल प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, कंपटीशन की कमी है, और FY 24 से लेकर 27 तक उनके एबिटा में 11% का कैगर आने की उम्मीद है। अब ये तो आउट परफॉर्मर्स की बात रही, अब कौन से ऐसे शेयर है जो जहां जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग रख रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसा शेयर है जो पिछले 1 साल से बहुत चल चुका है, लगभग 150% का उछाल देखा है हमने डिक्सन में, और इस वैल्यूएशन के कारण वो अपने ग्लोबल पेयर्स से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए उनका अंडर परफॉर्म का रिकमेंडेशन है। और अगर घरेलू डिमांड में कोई कमजोरी आई तो डिक्सन को इससे नुकसान हो सकता है, ये जेफरीज का कहना है। दूसरा ऐसा स्टॉक जो है वो है टाटा पावर, जो कि सुर्खियों में रहा है इस पूरे हफ्ते, और रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार पर इनकी नज़र है, जो कि उनका कहना है कि अब तक उससे कोई खास अर्निंग्स अपसाइड देखने को नहीं मिली है, और अगर उन्हें पावर थीम खेलनी है तो NTPC या JSW एनर्जी के जरिए खेल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग में आया है वो है IEX, जो कि निवेशकों के काफ़ी रेडार पर रहता भी है। उनका ये कहना है कि कंपटीशन जो बढ़ने की जो उम्मीद है वो उनसे उसको खतरा है, और जो मार्केट कपलिंग की जो बात चली आ रही है उससे एक रिस्क है IEX को, लिहाजा IEX पे कम से कम 100 रुपये का डाउनसाइड ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से। द की टेक अवे ईयर इज़ कि उन्होंने अपने जो अंडरवेट रिकमेंडेशन है उनको दुगना कर दिया है। ओके, तो अंडरवेट रिकमेंडेशंस दोगुना होती हुई जेफरीज की तरफ से। जेफरीज क्लियरली थोड़ा सा सतर्क है इस मार्केट में। शुक्रिया हॉर्मज इस अपडेट के लिए। इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी की चाल जो है वो 24,950 के नीचे है। वो एक क्रूशल लेवल था जिस पर हमारी नज़रें बनी हुई थी। 921 के लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड, 120 पॉइंट नीचे ये फिलहाल ट्रेड आपको दिखता हुआ। चौकन्ना रहने की ज़रूरत, स्पेशली क्योंकि हम 3 बजे के करीब आ रहे हैं। हर्षिता, पता समहाउ ना मेरी ये फीलिंग है कि मार्केट कई बार आपको एक बड़े स्विंग से पहले कई बार काउंटर ट्रेंड मूव्स देता है, थोड़ा वीक हैंड्स को निकालने के लिए। ये शायद वो वाला मूव हो सकता है। जब तक 24,750 24,800 स्क्रीन पर इंटैक्ट है, मैं अभी भी ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी होगी इस मार्केट में, और थोड़ा सा कोशिश करनी होगी कि लॉन्ग का ही ट्राई करें। ऑब्वियसली आज नहीं, क्योंकि मार्केट क्लियरली आज तो वीक है, और शायद मार्केट US मार्केट में वीकनेस प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन और रिलायंस जिस तरीके से गिर रहा है तो वहाँ पर फिर थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो लेकिन 24,750 के नीचे मैं नेगेटिव होऊंगा, उससे पहले मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। मेरा मानना यह है कि अभी भी एक जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपके फेवर में है कि 24,750 के एक स्टॉप के साथ आप मार्केट में पोजिशनल लॉन्ग अगर ट्राई करें तो नया हाई और उससे ऊपर के लेवल शायद सितंबर में लग सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इन लेवल पे शॉर्ट नहीं बनता मेरे ख्याल से। ये आज पूरा का पूरा मूव जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपायरी ड्रिवन लग रहा है। एक्सपायरी ड्रिवन मूव। निफ्टी 50 128 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट वैसे भी नीचे था। मिड कैप से सहारा काफ़ी मिला था इस मार्केट को, लेकिन अब वो आप इंडेक्स देखिएगा तो 116 पॉइंट नीचे देखने को मिले। तो मिड कैप इंडेक्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, यहाँ पर भी दबाव गहरा रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद द मार्केट बिग वॉइस में आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के एक आला अधिकारी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस मार्केट को वो कैसे पढ़ रहे हैं। हरीश कृष्णन देंगे हमारा साथ। वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ हैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के co-CIO एंड हेड ऑफ इक्विटी हरीश कृष्णन। हरीश जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी समय के बाद आपसे बात हो रही है, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। म्यूचुअल फंड में कल भी रिकॉर्ड इन्फ्लो आए, आपके पास ऑलरेडी आई एम श्योर काफ़ी पैसा होगा, लेकिन मार्केट इस समय काफ़ी एलिवेटेड लेवल पर, आप क्या कर रहे हैं एज ए फंड मैनेजर? नमस्कार अनुज जी। सो क्लियरली मार्केट का जो स्तर है एज यू राइटली सेड कि एलिवेटेड लेवल पे है, बट उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे अगर हम देखेंगे कि लास्ट 3 साल काफी कुछ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए हैं।
तो इफ आई गिव एग्जांपल, सेक्टर्स जैसे कि सीमेंट का सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, या आपके जो मेटल्स ओवरऑल एक सेक्टर हो, यहाँ पे पॉकेट्स बनता है जहाँ पे हमें ज्यादा कंफर्ट है, ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल एलोकेशन। बाजार में हमें जो दिख रहा है कि देयर इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ सेक्टर चर्न। जो सेक्टर्स लास्ट 2-3 सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, आई थिंक एक शिफ्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोर क्वालिटी एज अ फैक्टर या एज अ स्टाइल जो बोलते हैं उन सारे सेक्टर्स में, जैसे कि फार्मा एक सेक्टर हो गया, आईटी एक सेक्टर हो गया। सो देयर हैज बीन अ शिफ्ट और वी आर ट्राइंग टू मूव इंक्रीमेंटल पैसा इनटू सेक्टर्स जहां पे रीजनेबल अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 3-4 साल में, और जहां पे हमें लगता है कि इंक्रीमेंटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। अच्छा हरीश जी, जो अभी आपने बैंक्स का जिक्र किया, जब आप उदाहरण दे रहे थे, लास्ट 3 महीने में स्पेशली आई थिंक पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स, बैंक्स की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, और लास्ट पूरे निफ्टी के मूव को स्पॉन्सर किया था आईटी ने। बैंक्स में आपका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, पीएसयू बैंक्स पे या फिर प्राइवेट बैंक्स पे? आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, 18 महीने पहले हम नेगेटिव थे बैंक्स पे, क्योंकि हमें लग रहा था कि उस टाइम पे सब चीजें जो सही हो रही थी सही जा रही थी फ्रॉम अ बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छे स्तर पे ग्रो हो रहा था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ रहे थे और क्रेडिट कॉस्ट भी कम हुए थे। तो तीनों डिमेंशन में आपको टिक मार्क था। तो हमें लगा कि यहाँ से और क्या अच्छा हो सकता है, इसीलिए हम अंडरवेट गए थे बैंक्स पे। अभी क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स हमें देखने को मिल रहा है कि लिक्विडिटी टाइट हो रही है, डिपॉजिट्स उतने आसानी से नहीं बढ़ रहे, उसके कारण ऑलरेडी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े बहुत कंप्रेस हो रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, रेगुलेटर्स की बहुत सारे जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एलसीआर, एलडीआर रेगुलेशंस, उससे मार्जिन्स और कंप्रेस होंगे। क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हुई है। मोर इम्पोर्टेंटली आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है, जो एनपीएस है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड एसेट्स, थोड़े बहुत बड़े हैं। सो वी आर नाउ कमिंग टू अ फेज जहां पे हमें नॉर्मलाइजेशन फेज जो हम बोलते हैं वो देखने को मिल रहा है, कि जहां पे अर्निंग्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो लास्ट 18 महीने में इवन एज बहुत अच्छे बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे थे, बहुत सारे अच्छे नंबर्स दे रहे थे, लेकिन स्टॉक प्राइसेस वेर नॉट रिएक्टिंग। इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स में हमने डी रेटिंग देखा है। हमें लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 6-9 मंथ्स एज अर्निंग्स स्टार्ट करेक्टिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, हमें वो मौका मिलेगा जहां हम इंक्रीमेंटली ज्यादा ओवरवेट ले पाए फ्रॉम अ बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड है आज के दिन में, बिकॉज मोस्ट पीपल आर स्टार्टिंग टू गेट वेरी कंसर्न्ड कि बैंक्स का अर्निंग्स एक्चुअली वीक होगा। हमारे हिसाब से बैंक्स के अर्निंग्स जब वीक होंगे, हमारे लिए एक अवसर है इसको और ऐड करने के लिए। ओके, अर्निंग्स कमज़ोर अगर रहे तो मौका मिलेगा उन स्टॉक्स में पोजीशन लेने का, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी बढ़िया है। हरीश जी, आप मेंशन कर रहे थे कि कुछ ऐसे पॉकेट्स जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, वहां पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है। क्या इसमें आईटी शामिल है? हालांकि आईटी ने इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं किया, डिस्पाइट ऑल दोज नेगेटिव्स जो मार्केट सोच रहा था, स्टॉक्स हैव डन फेयरली वेल। हाँ जी, तो आईटी में हम एक्चुअली ओवरवेट थे ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 18 महीना। सो पार्टली फॉर द सेम रीजन कि लोगों का बहुत ज्यादा फोकस था कि यूएस में एक रिसेशन आएगा, उसके कारण देयर इज गोइंग टू बी प्रेशर ऑन स्पेंडिंग एक्सेट्रा, और पोजीशनिंग काफी लाइट था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा बहुत हम आईटी से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, and we are incrementally moving it in towards banks. Sectors जहां पे हम बढ़ा रहे थे, एग्जांपल जो दिया था वो था सेक्टर्स लाइक से सीमेंट। अगर आप देखोगे लास्ट 3 साल में सबसे बेहतरीन सीमेंट कंपनीज जो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं और जो एक्वायर कर रहे हैं, उनका भी रिटर्न करीबन 12-13% CAGR का है।
टू माय माइंड सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत सारे एनर्जी इंटेंसिटी है, फ्रॉम किल से जो बॉयलर है टू बैगिंग टू फ्रेट, सब जगह पे एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। एंड अगर एनर्जी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, हमारे हिसाब से सीमेंट के लिए ये एक अच्छा कॉन्ट्रेरियन टाइम फ्रेम है टू ऐड। ऑन टॉप ऑफ दैट कंसोलिडेशन हो रहा है ओवरऑल सेक्टर में, that again gives a greater comfort along with underperformance over the course of the last 3 years। तो ये तीनों तरह से हम देखते हैं कि कहाँ पे अगले 3 साल में हमें अर्निंग्स का सपोर्ट है, कहाँ पे ओनरशिप लाइट है और कहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। एंड उस नजरिए से हमें लगता है कि सीमेंट कैन बी अगेन एक डार्क हॉर्स सेक्टर जहाँ पे हम इंक्रीमेंटल एक्सपोजर दे सकते हैं। ओके, मीनवाइल मार्केट में अब एक मिनी कोलैप्स, निफ्टी अब 24,900 के भी नीचे, 24,895 पर इस समय, 147 पॉइंट नीचे निफ्टी। बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे आया। ध्यान रखिएगा 50,950 के आसपास का जोन काफ़ी क्रूशल है। 50,950 का ही आज का लो है। अब देखते हैं क्या यहाँ से एक रिकवरी बैंक निफ्टी दिखाएगा, लेकिन थोड़ी वीकनेस यहाँ पर क्लियरली बन रही है। चलिए, अच्छा हरीश, फार्मा स्टॉक्स में एक शानदार मूव रहा है अक्रॉस द बोर्ड। आपके पोर्टफोलियो में फार्मा का क्या पोजीशनिंग है? ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, तो फार्मा में हम ओवरवेट स्टैंस पे है अनुज। हमारा ये मानना है कि 2015-16 के बाद ऑलमोस्ट 8-9 साल तक फार्मा अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी या NSE 500, और फाइनली लास्ट 1-1.5 साल में वो एक रिकवरी जोन पे है। ये टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंपनीज ने काफी कुछ अपना जो डेट था बैलेंस शीट्स में वो क्लीन अप कर दिया है। बहुत सारे कंपनीज ने यूएस में बहुत बड़ा प्रेजेंस डाला था इन द टाइम फ्रेम फ्रॉम 2009 से 2014-15। वो करेक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर फोकस टुवर्ड्स इंडिया, इमर्जिंग मार्केट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स में। तो दैट इज अगेन हमारे हिसाब से प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन। और चौथा, ओवरऑल आपके जो रॉ मटेरियल्स है वो भी नीचे आ रहे हैं। तो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज हमें लगता है कि इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। एंड ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 6-9 मंथ्स काफी अच्छा किया है फार्मा सेक्टर, बहुत साइलेंटली परफॉर्म किया है without too much getting into the attention कि the best performing sector। So I think हमारे हिसाब से we continue to maintain our overweight stance in pharma from a slightly longer term perspective। अच्छा हरीश जी, इस बार लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के आधार पर 1-2 स्पेस और थे जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। रिटेल को देखिए आप, उसमें ट्रेंड का क्या मूव रहा, शानदार मूव। आप जुबिलेंट फूड्स को देखिए, जोमेटो के नंबर्स काफ़ी प्रभावशाली थे। ये सेगमेंट बहुत कन्विक्शन के साथ हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है, इस पर आपका टेक क्या है? ये कंजम्पशन में ब्रॉड पॉकेट्स हमारे पास जो है वो, जैसे कि आपने बताया, रिटेलिंग में थोड़ा एक्सपोजर है। हमारा ज्यादा एक्सपोजर स्पिरिट्स कंपनीज में है या फूड कंपनीज पे है, जहां पे मार्जिन जो है काफी नीचे आ गए थे बिकॉज लास्ट 3 साल में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था और बहुत सारे स्टेट्स, बिकॉज ये एक रेगुलेटेड एंटिटीज है जहां पे स्टेट प्राइस इंक्रीजेस देते हैं, वो नहीं आया। अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और स्टेट्स इनको प्राइस हाइक्स दे रहे हैं। सो उस हिसाब से अर्निंग्स का ग्रोथ ज्यादा दिखने को मिलेगा एज फार एज स्पिरिट्स एंड अल्कोबेव इंडस्ट्री एज अ होल फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली अगर आपने बोला कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, स्पेशली जहां पे एक्सपेंशन और ग्रोथ दिख रहा है, बीट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो नाम आपने बताया, या क्विक डिलीवरी कॉमर्स जहां पे 10 मिनट में डिलीवरी हो पा रहा है। आई थिंक ये नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए कैटेगरीज है जहां पे नया वैल्यू क्रिएशन होने का स्कोप है। The only negative है कि काफी महंगे भी है, so therefore one has to be a bit more pragmatic in terms of कितना बड़ा allocation होना चाहिए at this point of time, because काफी कुछ price में है in terms of delivery over the course of the last 18 महीने or so।
ऑटो कंपनियों पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी हरीश जी, क्योंकि आज ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट अ पेनफुल डे जब टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक 5% बिखर जाता है और बाकी पूरे सेक्टर पर भी हम देख रहे हैं दबाव बनता हुआ। एक तो डिस्काउंट्स दे रहे हैं JLR जैसी गाड़ियों पर, अब डर यही है कि डिमांड क्या इतनी बिगड़ गई है कि डिस्काउंट की नौबत आ गई है। ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल्स भी काफ़ी पाइल अप होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अप्रोच क्या रखें, स्पेशली एक ऐसे स्टॉक में? आई एम नॉट श्योर आप स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स पर बात करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन ये काउंटर 1000 के ऊपर 1100 के लेवल्स कुछ होकर आया था और काफ़ी कन्विक्शन था मार्केट का। अचानक हम देख रहे हैं वीकनेस परसिस्ट होती हुई। देखिए, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में हमारा प्रेफरेंस ऑटो एंसिलरीज पे है बजाय ऑटो कंपनीज पे। और विद इन ऑटो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस टू व्हीलर कंपनीज पे है, उसके बाद फोर व्हीलर्स और उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स पे। ये है फ्रॉम अ ब्रॉडर सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू। हमें लगता है कि देयर इज थोड़ा बहुत स्लो डाउन फॉर श्योर इंडिया में भी, एंड बाहर के एक्सपोर्ट मार्केट में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन है। एट द एंड ऑफ द डे नया प्रोडक्ट लॉन्चेस बहुत क्रिटिकल है ऑटो सेक्टर में, वो एक्साइटमेंट लेके आने में, फ्रॉम अ कंज्यूमर एक्साइटमेंट और पुल। एंड इन फ्यू सेक्टर्स जैसे कि टू व्हीलर्स में हमें नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि CNG का एक वेरिएंट आ गया, या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी सारे वेरिएंट्स आ गए। सो टू व्हीलर्स हमें फिर भी लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट बरकरार है। फ्रॉम अ फोर व्हीलर आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए थे फ्रॉम 2021 टू 2023, एंड अभी थोड़ा बहुत यू कैन से सम काइंड ऑफ अ स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो उसके कारण वो जो एक्साइटमेंट और जो पुल आता है कंज्यूमर से थोड़ा बहुत कम हुआ है, एंड दैट in some sense explains our preference of two wheelers over four wheelers. Commercial vehicles may clearly there is a greater focus on cyclicality, एंड लास्ट 3-4 साल में काफी अच्छे ग्रोथ आए हैं, इसीलिए हमें लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। बट ऑटो एंसिलरीज अगर आप देखोगे तो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट पिक्चर उभर के आ रहा है, विच इज कि ग्लोबली क्या हुआ था कि देयर वाज अ ग्रेटर फोकस ऑन EVs, एंड उस चक्कर में बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज ने अपने इंटरनल कंबस्टन इंजन जो आइस इंजन है उनके लाइंस बंद कर दिए थे या कोई इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन नहीं किया था। अभी लास्ट 1-2 साल में द ट्रेंड इज मूव फ्रॉम EV टू हाइब्रिड्स ग्लोबली, एंड हाइब्रिड्स जैसे कि आप जानते हैं वहां पे दोनों इलेक्ट्रिक और आइस व्हीकल्स होने चाहिए या आइस कंपोनेंट्स होने चाहिए। एंड ग्लोबली अगर आप देखोगे तो आइस कंपोनेंट्स सिर्फ इंडिया में और लाइफ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज। देयरफॉर ऑटो एंसिलरीज का ये ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी बन गया है ग्लोबली टू एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ आइस इंजन, जहां पे ओवरऑल जो पहले का जो अनुमान था कि वो बंद हो जाएंगे, आई थिंक अंदर 5-7-10 years दैट कैन कंटिन्यू टू बी ICE components, and that brings a new opportunity for auto ancillaries. तो उसको ध्यान में रखते हुए we think that auto ancillaries is slightly more structurally better placed compared to auto OEMs. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश जी और सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट पर आते हैं एक बार, और बैंक निफ्टी जो है वो 50,949 तक गया और वहाँ से फिर एक रिवर्सल दिया इसने, अब 51,000 के ऊपर आया। निफ्टी भी 24,870 के करीब तक गया था, आई थिंक लो जो आज का था 24,885, अब 24,914 पर आया। कुछ देर में क्लोजिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी और रिकवरी आ जाए 24,950 के आसपास, एक बार थोड़ा सा US फ्यूचर्स का भी डेटा देख लेते हैं, क्योंकि US फ्यूचर्स में थोड़ी सी इस समय डिक्लाइन है। डाउ फ्यूचर्स करीब 200 पॉइंट नीचे हैं इस समय, और बाकी फ्यूचर्स भी थोड़ा सा नीचे हैं। तो एक तरीके से तो आप बहुत हद तक एक स्लैम डंक फैक्टर इन करके जा रहे हैं, ये मानना है मेरा। अगर फ्यूचर्स का डेटा हो तो दिखा दीजिए वो। तो उसमें करीब 194 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे था, और S&P और नैस्डैक के फ्यूचर्स भी आ जाएंगे आपके स्क्रीन पर। तो काफ़ी हद तक तो प्राइस डेन है। अब हाँ, अनलेस अगर US मार्केट ही 500-600 पॉइंट नीचे हो जाए आज रात को तो कौन कह सकता है, वरना
शायद रिकवरी आ जाए। मिड कैप इंडेक्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स में भी अब थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। चलिए काम करते हैं, हर्षिता BTST ट्रेड्स लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी की बात कर लेंगे। गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए? मेरा स्टिल BTST है, वो है हैवेल्स इंडिया, ट्रेड करा 1956 पर, स्टॉप होना चाहिए 1940, करीब 15 रुपए 16 रुपए का स्टॉप है, टारगेट 2000, हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स पर एक बाय कॉल। कविता जी आपका ट्रेड? हर्षा जी, मैं कैश सेगमेंट से एक कॉल दूंगी जो कि स्विंग ट्रेड होगा। 2080 के लेवल पर सैंड्स लिमिटेड अभी बहुत अच्छा फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है ऑन अ डेली चार्ट। मुझे लगता है यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेड की तरह पोजीशन बना सकते हैं। अंटिल काउंटर 2000 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पोजीशनिंग रखनी चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2200 2250। ओके साइंट आपका 2082 पे एक बाय कॉल, और चंदन आपका ट्रेड थर्सडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरू, देखिए 2-3 काउंटर ही समझ में आ रहे हैं और हेवेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। इंडिगो ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो मेरे को नॉन FNO के काउंटर में जाना पड़ेगा और मेरा फोकस अगेन जेम्स एंड ज्वेलरी पे रहेगा। और आज हम फोकस कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स पे। सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पे लगातार 4-5 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं और आज के दिन पिछले लगभग 7-8 दिनों के हाईएस्ट क्लोजिंग के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। मौजूदा लेवल पे खरीदें, सपोर्ट रहेगा 644 का, ऊपर में टारगेट बनेगा लगभग 675 का। ओके आशीष जी, आपका ट्रेड BTST? जी, बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल का जो फॉल था उसको आज पूरा इनगल्फ करता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस एक मूव देखने मिल सकता है बजाज फाइनेंस में। तो 70 to 50 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 7500 का पहला टारगेट और 7600 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पर्सपेक्टिव बजाज फाइनेंस पर आ रहा है। अमित आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा USL यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 1523 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 1505 का और टारगेट्स रहेंगे 1560 रुपए के। ओके, इट्स 1523 पे आपका बाय कॉल। इसका एक में दूसरी बार इसकी कॉल आती हुई। सोनी जी आपका ट्रेड कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मेरा BTST रहेगा MCX पे 5300 फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 5230 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट रहेगा 5400 5430। ओके चलिए आप चलते हैं यतिन के पास डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, थोड़ा वीक है मार्केट, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक? तो दो स्टॉक्स जहाँ डीलर्स को वीकनेस लग रही है और पिछले 2-3 दिनों से ये इंडिकेशन है कि पेट्रोल डीजल प्राइस कट जो है वो अभी हो सकता है और उसके चलते जो आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में एक प्रेशर देखा है, शुरुआत में गैप अप होने के बाद सेल ऑफ ही हुआ है। तो डीलर्स का मानना यह है कि पेट्रोल डीजल प्राइस जो कट है वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ सकता है 1-2 हफ्तों में फेस्टिव सीजन के आसपास, और उसके चलते दोनों स्टॉक्स में आपको प्रेशर दिख रहा है, IOC हो या HPCL हो। और डीलर्स को लगता है IOC में STBT की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। 165 पहला टारगेट है, उसके बाद शायद 162 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4% का एडिशन हुआ है और फ्रेश शॉर्ट्स देखने को मिले हैं। इसी तरीके से केमिकल स्टॉक्स में से GNF और दीपक नाइट्राइट जैसे काउंटर्स में भी प्रेशर दिख रहा है। डोमेस्टिक फंड्स यहाँ सेलर्स हैं और डीलर्स की अगर आप माने तो इनके जो कोर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ आपने एक प्राइस कट देखा है चाइनीज़ कंपटीशन से, जिसके कारण GNFC जैसे काउंटर्स में प्रेशर बन सकता है। यहाँ भी डीलर्स को लगता है 640 से लेकर 650 तक के लेवल्स लोअर साइड पे आने चाहिए सितंबर फ्यूचर्स में। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और सभी स्टॉक्स जो डीलर्स आज इस वक्त चेस कर रहे हैं और शॉर्ट और लॉन्ग साइड उसका उल्लेख करने के लिए लेके आइए बातें इंडेक्स के अप्रोच पर। निफ्टी का लेवल है इट्स 24909 और अनुज ये परसों तरसों का वही लेवल है दैट 20-day एक्सपोनेंशियल जिसके रीगेन होने के बाद कॉन्फिडेंस आया था। एग्जैक्टली स्क्रीन पे वही, और निफ्टी बैंक मोर और लेस वही 2050 जमा की ट्रेजेक्ट्री, बट एटलीस्ट वो 51,000 की प्राइस की ट्रेजेक्ट्री है। अप्रोच क्या रहेगी कल के लिए, क्या करके जाएं? बीरू देखिए क्लोज ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा व्यू पॉजिटिव रहा है, तो उस हिसाब से आज का जो क्लोज है वो काफ़ी ख़राब है। आज सेकेंड हाफ काफ़ी ख़राब हुआ मार्केट में, और आई थिंक व्हाट हमारी मार्केट अब प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है कि आज रात को US मार्केट ख़राब रहेगा, ये प्राइसिंग करने की कोशिश हो रही है। हो सकता है ख़राब हो, लेकिन काफ़ी हद तक ख़राब मार्केट को हम बचा के जा रहे हैं। अब अगर कल सुबह हम उठे और डाउ जोन्स 250-300 पॉइंट डाउन है, उतना हमने बचा लिया है।
अगर उससे कम गिरा या यूएस मार्केट में भी रैली आ गई सेकंड हाफ में, पॉसिबल है, हो सकता है, तो शायद कल तेज़ी भी हो जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबल है। और मार्केट में शॉर्ट्स हैं इस समय, तो कल एक परफेक्ट मौका रहेगा शॉर्ट कवरिंग का, अगर होनी होगी शॉर्ट कवरिंग तो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पोजीशन ना कैरी करें, आई थिंक पोजीशन कल ही कैरी करें। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अगले हफ्ते के कुछ कॉल ऑप्शंस जमा कर सकते हैं, अगले हफ्ते के, कल के नहीं, क्योंकि कल के तो बहुत रिस्की हो जाएंगे। अगले हफ्ते के कुछ कॉल ऑप्शंस जमा कर सकते हैं आप, क्योंकि अगेन रिस्क रिवॉर्ड की बात है, जैसा आपने बोला 20 डे में 24,750 काफ़ी क्लोज हैं हम क्रूशियल लेवल्स के, तो वहाँ पर अगर सपोर्ट दिख गया मार्केट को, प्लस ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते मार्केट, ये तो आज तो सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल डिबेट की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी है, अदरवाइज मार्केट का बड़ा ट्रिगर तो अगले हफ्ते आना है, वो रेट कट, तो हो सकता है एक बार मार्केट उससे पहले थोड़ी सी रैली भी दिखाया आपको। तो इसके लिए अगले हफ्ते की कॉल्स में मुझे लग रहा है कि डिक्लाइंस में अगर आप लेने की कोशिश करेंगे वो एक अच्छी अप्रोच रहेगी, या फिर अवॉइड करें मार्केट को, कल सुबह आकर ट्रेड लें। अच्छा, शॉर्ट ना कैरी करें मार्केट में, एक चीज़ मैं बता दूं, शॉर्ट मत कैरी करिए मार्केट में, क्योंकि कभी भी इस मार्केट में, इवन यूएस मार्केट में इंट्राडे में कब रिकवरी आ जाए यू नेवर नो, और अगर ऐसा हुआ और कल गैप अप मिल गया तो क्या करेंगे आप। तो इसके लिए शॉर्ट मत कैरी करिए, लॉन्ग अगर आपको कैरी करना है तो वाया ऑप्शंस करिए, वो भी अगले हफ्ते के, ये मेरी अप्रोच रहेगी। इंडस्ट्रीज पे ये अप्रोच निफ्टी बैंक के लिए, और कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है ना इधर, देखिए लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं कल के लिए। निफ्टी की क्लोजिंग के बारे में बात हो गई हमारी, पॉइंट आउट हमने कर दिया। कुछ काउंटर्स एक बार ज़रा आखिरी में देख लेते हैं कि किस प्रकार का घुमाव उनमें आ रहा है। अभी ज़रा एक बार आप लेके आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, जो कि डे लो की ट्रैजेक्टरी में क्लोज होता हुआ, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 अगस्त के बाद की अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। तो प्रेशर प्रोवाइडर्स में रिलायंस, L&T ये सबसे ऊपर रहे। आपकी स्क्रीन पे अब ब्रेथ आएगी इस वक्त, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, वायदा कारोबार में क्या हो रहा है आइए देखते हैं उसको। जो ब्रेथ है लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, वो इस प्रकार है 47 लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग 61 में, 48 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 25 में। बस शॉर्टिंग वाले काउंटर्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले काउंटर्स थोड़ा कुछ हैवी वेट्स हो गए, इसलिए प्रेशर ज़्यादा रहा। स्लाइड्स को देखते हैं, स्लाइड्स में पेज इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई, इन्फो एज, कैनफिन होम्स, बर्जर पेंट्स में आज एक मल्टी ईयर हाई लगा और स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इसका। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में शॉर्ट कवरिंग थी और ओरेकल फाइनेंशियल्स में सुबह सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, हालांकि वो अंतिम दौर तक परसिस्ट करा, शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। बाकी इंडस टावर्स, पॉलीकैब में भी आज शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ था? टाटा मोटर्स काफ़ी आज नेगेटिव डेवलपमेंट, हाउस व्यूज़ में काफ़ी, अगर आप देखें बड़े डाउन साइड की बात की गई, 5.5% नीचे शॉर्ट बिल्डअप। ONGC, संवादन मदरसन, आरती इंडस्ट्रीज, HPCL ये कुछ काउंटर्स जो कि काफ़ी वीक रहे। अच्छा, एक बार आप आइए अब वो स्लाइड जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, उसमें वेदांता, NTPC, L&T फाइनेंस, नालको और हिंदुस्तान कॉपर था। आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर आइए 570 पे, और ये सबसे आई थिंक बुरे फेज से गुजरता हुआ टेक्निकली। चंदन, दिसंबर 2023 से लेकर अब तक की जो पूरी प्राइस क्लस्टर था वो वायलेट हो रहा है, उसका बेस वायलेट हो रहा है, और इटसेल्फ अगर मैं इसको सिर्फ एक अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में इसका प्राइस रीड करूं तो ये टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन है। आज कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आरती इंडस्ट्रीज को? बिल्कुल वीरू, एक वीकेस्ट स्ट्रक्चर है, स्पेशली जब आपका इंडेक्स 25,000 पे है और ये काउंटर लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। मैं YTD बेसिस पे देखूं तो लगभग 12% की डिक्लाइन है, और उससे इम्पोर्टेंट ये है कि एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बना है जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बता रहा है, और राउंडिंग टॉप फॉर्मेशंस लोअर लेवल पे बना है। इसका जो ब्रेकडाउन है वो 595-600 के नीचे हुआ है, तो वीकनेस इंटेक्ट है, और ये काउंटर ऐसा है जिसने लगभग अपने पिछले 34-36 वीक का लो तोड़ा है, तो वीकनेस कंटिन्यूस रहेगी। ऐसे काउंटर का अवॉइड करें, कोई भी बाउंस आएगा तो भी वीक वाली रहेगी, कॉल राइटिंग इंटेक्ट रखें। मेरा ऐसा मानना है 582 हर्डल का काम करेगा, नीचे में 550-540 तक भी काउंटर फिसल सकता है। बाय द वे अपडेट ये भी आ रहा है कि आरती इंडस्ट्रीज आज की जो गिरावट है और जिस वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है, ये शायद कल सुबह में आपको बैंड में दिखाई दे। 105% तक की पोजीशंस आ चुकी है यहाँ पर। NMDC और पंजाब नेशनल बैंक, ये 2 और स्टॉक्स रह सकते हैं जो शायद बैन का हिस्सा बने। बायोकॉन बैन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, तो ये अपडेट भी आ रहा है। अच्छा, जो निफ्टी बैंक में बिकवाली बढ़ी है उसमें आप
SBI, ICICI बैंक देखिए, HDFC बैंक भी करीब 0.5% नीचे है। 3 ट्रेड सामने हैं आपके। अमित, तीनों में वीकेस्ट क्या है और इनमें से कोई भी ट्रेड स्पेशली SBI के कॉन्टेक्स्ट में क्या शॉर्ट साइड का आप कैरी करने के फेवर में है या नहीं? जी मैम, SBI का स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है, लेकिन एक ऑलरेडी इसमें फॉल आ चुका है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपना 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। तो फ्रेश शॉर्टिंग की तो यहाँ सलाह नहीं है। एक बार देखेंगे लगभग 755 760 के आसपास आता है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लगता है एक बार उसको क्लोज कर लेना चाहिए और स्टॉक को 1 से 2 दिन टाइम देना चाहिए। वी शुड सी कि 200 डेमा पे ये कैसे बिहेव कर रहा है। अगर 200 डेमा ब्रेक होता है तभी वीकनेस बढ़ेगी, नहीं तो यहाँ पे वी विल लुक फॉर साइंस ऑफ रिवर्सल। ओके मीन भाई, एक स्टॉक देखिए इंटरग्लोब एविएशन का, और अगेन आज क्रूड की बड़ी गिरावट के बाद अगर एक स्टॉक अपने गेंस पूरे संभाल पाया वो है इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है कि अब ETF प्राइसेस और कट होंगे आगे जाते हुए। ध्यान रखिएगा, ETF प्राइसेस में पूरा आपको पास ऑन करना होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप ज़्यादा मार्जिन रख सकें। तो ये पिछले महीने भी कट हुए थे ETF प्राइसेस, और अब ये स्टॉक आ रहे इसका ये ऑल टाइम हाई होगा। एक बार 52 वीक हाई लो प्लेट रखिए ज़रा इसके, क्योंकि इसमें जब वो ब्लॉक डील हुई थी, ये सबसे क्लीन प्ले है इस समय मार्केट में आज तक। मेरे ख्याल से इससे क्लीन प्ले अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो 4943 था, तो ये लग रहा है मुझे कि अब इस सीरीज़ में आपको 5000 क्रॉस करेगा और शायद हायर लेवल्स भी दिखाएगा। क्लियरली इस समय मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं, वायर स्टॉक्स के पॉली कैप की बात हुई थी शो के शुरुआत में। एक बार RR काबिल देखिए ज़रा। RR काबिल जो लास्ट ईयर की लिस्टिंग है, पॉली कैप तो अभी भी डे हाई पर है, करीब करीब 2% ऊपर। RR काबिल में मूव देखिए आज करीब करीब 6% के मूव्स हैं। तो ये एक और स्पेस है जहाँ पर आज अच्छे मूव्स आए। कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पर। जी हाँ, तो ये करीब 6% ऊपर पॉली कैप हम पहले मेंशन कर रहे थे, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल पॉकेट्स में हमने देखी है, अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आई है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि 5 मिनट पहले ही मैं आपको बता रही थी मिड कैप इंडेक्स में अचानक वो प्रेशर आया, ये नेगेटिव टेरिटरी में गया। 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी, अब सिर्फ 50 पॉइंट नीचे है। तो कुछ कोशिश कर रहा है अपने आप को संभालने की। आखिरी 10 मिनटों में हालांकि कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मुनाफा वसूली थोड़ी सी और बड़ी है, उसमें आप भारतीय एयरटेल को भी रख सकते हैं, क्योंकि भारती भी आज देखिए 1575 इनफैक्ट डे लो पर ही क्लोज करता दिखेगा। बेहती जी, क्या कह रहा है आपको भारती का चार्ट? क्या ये वीकनेस आगे और बढ़ सकती है क्या, आज का ये जो कोलैप्स आया है? जी हर्षदा मैम, वीकनेस तो है, लेकिन इसमें हमें नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि स्टॉक जब भी गिर रहा है 10 EMA पे ही सपोर्ट ले रहा है, और 1550 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है 1550 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, अगर वो ब्रीच होता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए इस बीच एक स्टॉक और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, भारत फॉर्ज। लीजिए जरा स्क्रीन पे इसकी लिखे आइएगा। 1562 पे ये भी आज मतलब टुवर्ड्स क्लोज ऑलमोस्ट डीलो के आसपास आता हुआ। मैं ऑटो सेगमेंट्स के काउंटर दिखाता, वो काउंटर जहाँ पे आज शॉर्टिंग काफ़ी हुई है, किसमें हुई है। और फिर रखिए आप एक बार अदानी एंटरप्राइजेस प्लीज़। लास्ट जो 10 मिनटों में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, जहाँ पे 2931 पे डे लो पर, और अदानी एंटरप्राइजेस अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। और आई थिंक बीते लगभग 3 महीने में ये 4th इंस्टेंस है जब इसने 200 डेमा को तोड़ा है। चंदन, आपका ठीक क्या होगा यहाँ पे? 2928 डे लो पर, और वीकली पर भी डेली पर भी काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट। आपकी रीडिंग इस पर? देखिए, वीक स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट पे लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रिप डाउन हो रही है, बिल्ट अप ऑफ शॉर्ट पोजीशन इंटेक्ट है, तो वीकनेस कंटिन्यूसली रहेगी। इनफैक्ट कॉल राइटिंग भी आप नोटिस कर रहे हो 3000 उसके ऊपर की स्ट्राइक, तो वीक वाली की सलाह लगातार रखें। वोलेटाइल नेचर हो सकता है बट स्ट्रक्चर वीक है। 2990 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, डाउन साइड में 2820 2800 तक के टारगेट ओपन हो रहे हैं। यहाँ अदानी एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे डे लो पर, और पेन है यहाँ पे। और आज का अगर आप सबसे गंभीर फॉल जहाँ पे रहा टाटा मोटर्स, उसको लिखे आइए। मैं कुछ देर पहले इसकी जो वो ऑप्शंस की रीडिंग कर रहा था, तो गज़ब अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। टाटा मोटर्स ने इससे पहले
तारीख थी 31 मई 2024 जब एक 100 डे मार्क के नीचे क्लोज दिया था, बट एग्जैक्टली अगले दिन ही रिवर्सल आ गया था और उसके बाद इसने एक बहुत बड़ा मूव दिया जब इसने करीब करीब हाई लगाया 1180 का। बट ये एक बड़े मतलब बदलाव के बाद, मतलब 6 अप्रैल 2023 के बाद सेकेंड टाइम इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक और रखिएगा इस कार्यक्रम में। कुछ देर पहले हमारे साथ जब आज बिग मार्केट वॉइसेस में आज मेहमान थे, उन्होंने सीमेंट का जिक्र किया था। एसीसी समहाउ अपने आप को होल्ड कर रहा है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार जरा इस पर अमित राय दीजिएगा। थर्ड फेलियर है फ्रॉम आई थिंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या एक बार के लिए कॉशियसली होकर थोड़ा सा अपने लॉन्ग्स को ट्रिम करना चाहिए? यहाँ पे री एंट्री किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद करें, मतलब जब क्रॉस हो जाइए एवरेज? इनफैक्ट वीरेंद्र जी, यहाँ पे मेरी रणनीति ये रहेगी कि डेफिनेटली लॉन्ग से एक बार निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर इन प्लेस है जिसका नेकलाइन लगभग 2395 के आसपास आता है। तो अगर 1 से 1.5% नीचे मिले तो आई थिंक इट विल बी गुड एरिया फॉर अ कॉन्ट्रा ट्रेड वंस अगेन। स्टॉप लॉस इन दैट केस रखेंगे लगभग 2325 रुपए का फॉर टारगेट्स ऑफ 2500 एंड 2550। तो एक डिप की वेट करते हैं, वहां पे फिर से एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो चलिए, ये इस समय एक थोड़ा सा व्यू मार्केट पर एक मैं मार्केट में एक अप्रोच के बारे में मैं सोच रहा था कल की। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि अगले हफ्ते की 25,000 की कॉल जो करीब करीब 130 रुपीज़ पर है 19 सितंबर की, वो उस पर आप एक पंट लें तो अगर उसका पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। निफ्टी का भी मुझे ना जो लास्ट के 10 मिनट है ना हश्ता, उसका पैटर्न अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मार्केट शायद फंसा देगा शॉर्ट्स को, स्पेशली अगर आपने उस कोलैप्स के बाद शॉर्ट मारा है ना, तो उसके बाद आपको शायद मार्केट फंसाने की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए आप चाहें तो एक बार के लिए 19 सितंबर की 25,000 की कॉल जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, कल की मत लीजिएगा, क्योंकि कल की लेने में लॉटरी जैसा हो जाएगा, और कल की आप लेंगे और अगर हल्का सा भी गैप डाउन हो गया आपके अगेंस्ट तो वो कॉल ज़ीरो बहुत जल्दी हो जाएगी। अगले हफ्ते की लेकिन अगर आप कॉल लेंगे तो गैप डाउन हुआ तब भी उसमें मार्केट थोड़ा सा आपको शायद आपके आगे जाते हुए फेवर में आ जाए। तो इसके लिए एनीवे चलिए एक आध स्टॉक और देखते हैं। एक बार एशियन पेंट्स की क्लोज देखते हैं, काफ़ी अच्छी क्लोज हो रही है एशियन पेंट्स की। गाबा सर, कोई व्यू इस पर? यस, एशियन पेंट्स काफी अच्छा था, सुबह से अच्छा था और मेरे ख्याल से अब भी अच्छा लगता है। ट्रेड कर रहा है 3367। इसमें जब भी कोई डिस्प्यूट है बाइंग ओवर, इतना है कि सिर्फ अपर रीजन्स पे है जहां पर एक रेजिस्टेंस है ट्रेडिशनली, और वो है करीब 3410-50 के आसपास, उसके आसपास ही है। तो 3400 3420 वहां तक जा सकता है, अप वन है। अगर वहां से भी आगे चला तो 3500 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, स्टॉप हुआ 3300 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:1 है रियली। ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट की है, मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। कंस्टिंग कुछ ही देर पहले 24,885 तक का लो इसने दिखाया था, और अब का ये जो क्लोज आ रहा है वो क्लियरली कोशिश कर रहा है फिर से इंडेक्स को 24,950 के ऊपर टिकाने की। 37 तक के लेवल्स है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सेशन स्पेशली हाफ आवर का काफ़ी दिलचस्प रहा है। क्लोजिंग के लिए अनुज के पास चलेंगे वॉल पर। बिल्कुल हर्षिता, तो ख़राब क्लोज मार्केट की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी रिकवरी आई, खासतौर से मिड कैप्स में। हालांकि निफ्टी बंद हुआ करीब करीब 24,945 पर, और बैंक निफ्टी करीब करीब 51,030 पर। मिड कैप इंडेक्स जैसा मैंने कहा कि थोड़ा फ्लैट बंद हो रहा है इस समय, और एडवांस डिक्लाइन इस समय क्लियरली डिक्लाइंस के फेवर में 1:2 का एडवांस डिक्लाइन। और जहाँ तक बात है निफ्टी आईटी की, ये भी थोड़ा सा नीचे था 0.2% के करीब। अब एक बार सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं ज़रा मार्केट की किस तरीके की रही आज की सेक्टोरल ब्रेड। इसमें सिर्फ एक एफएमसीजी था जो ग्रीन में था। आज तो बात भी हुई थी कि एफएमसीजी आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी इंडिसेस के मुकाबले। बाकी लेकिन पीएसयू बैंकों में बड़ी गिरावट 1.6%, मेटल्स 1.3%, सीपीएसई 1.3%, ऑयल एंड गैस करीब करीब 0.2%, और ऑटोज़ में करीब करीब 1% की गिरावट रही। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार, और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी थी, कहाँ पर मंदी थी इस समय। सबसे नीचे टाटा मोटर्स ऑब्वियसली 6% नीचे, ओएनजीसी में 3% की गिरावट, विप्रो में करीब करीब 2%, एसबीआई में 1.5%, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एम&एम, कोल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर गिरावट थी। अपसाइड में बजाज ऑटो 4%, एशियन पेंट्स 2.5%, बजाज फाइनेंस 1.5%, ब्रिटानिया, लीवर, बजाज फिनसर्व
श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, HCL टेक, ITCs, SBI लाइफ। तो कुल मिलाकर देखिए क्लोज इतनी ख़राब नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। एक समय जो लग रहा था कि 24,900 के भी नीचे बंद हो गए आप, तो एटलीस्ट 24,900 के तो ऊपर बंद हुए। अब एवरेजिंग कहाँ लेकर आती है देखते हैं, लेकिन ये इस समय मार्केट की क्लोज है। तो चले ऑन द बेल आप 24,950 के लेवल को देख रहे हैं, 90 पॉइंट नीचे और 157 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पर 51,115। ये है आज का दिन। कल ऑफ कोर्स गुरुवार का सत्र यानी कि वीकली एक्सपायरी निफ्टी की होती हुई दिखाई देगी, उस पर नजरें रहेंगी। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी जहां पर बड़े वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिले। चलिए इसी के साथ हम तीनों को दीजिए इजाजत, लेकिन ध्यान रखिएगा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज़ पर, और हम सब आपसे कल सुबह में मिलेंगे नई खबरें, नए अपडेट्स, नए ट्रेड्स के साथ 6:57 पर। आप तब तक बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।